हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल यूजीटी एकेडमिक्स फॉर इंग्लिश। आज का हमारा टॉपिक है सेक्शन ए ऑफ गाला पेपर 5। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे सबसे पहले आपको इंग्लिश के सारे सॉल्यूशंस मिलने वाले हैं गाला पेपर के, और जो भी यहाँ पे सॉल्व किया जाएगा वो आपको हमारे ऐप पे उसके सॉल्यूशंस फ्री में मिल जाएंगे। अच्छा, इससे ज्यादा अगर आपको एकदम ज्यादा प्रैक्टिस करनी है बोर्ड एग्जाम्स के लिए तो हमारे ऐप पे वॉरियर बैच करके स्टार्ट किया है, आप वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। इंग्लिश की गाला पेपर्स की सारी वीडियोस आपको अलग से हमारे चैनल पे प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो देखते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है सेक्शन ए का। हमारे फर्स्ट दो क्वेश्चंस जो होते हैं 5 मार्क्स के, दो अलग अलग सीन पैसेज आएंगे आपकी मेन बुक फर्स्ट फ्लाइट में से, जिसमें से एमसीक्यूज और 1 मार्क के क्वेश्चंस रहेंगे। चलिए देखते हैं पैसेज कौन से चैप्टर में से लिया गया है। ओवर मेनी डेज एंड मंथ्स वल्ली लिसन्ड केयरफुली टू कन्वर्सेशंस बिटवीन her neighbors and people who regularly used the bus, and she also asked a few discrete questions here and there। बोल रहे हैं मैडम राइट्स दी बस में से ये पैसेज लिया हुआ है। उस टाइम का ये पैसेज है, पैराग्राफ है, जहाँ पे वल्ली जो है वो सारी इंफॉर्मेशन गैदर करती है बस के बारे में, राइड के बारे में, कि अगर कभी उसको जाना हो तो उसको क्या क्या चीजें पहले से प्लान और कैलकुलेट करनी पड़ेगी। नेक्स्ट बोल रहे दिस वे शी पिक्ड अप वेरियस स्मॉल डिटेल्स अबाउट द बस जर्नी। क्या क्या डिटेल्स निकली? द टाउन वॉज 6 माइल्स, द टाउन वॉज 6 माइल्स फ्रॉम हर विलेज, द फेयर वॉज 30 पैसा वन वे। 30 पैसा वन वे मतलब उसको आकर वापस घर आना होगा जा करके, तो उसको टोटल 60 पैसा चाहिए रहेंगे। She heard one well-dressed man say, but to Valli, who scarcely saw that much money from one month to the other, it seemed a fortune। वल्ली को फॉर्चून क्या लग रहा था? 30 पैसे वन वे। क्यों? उसने इतने सारे पैसे एक महीने से दूसरे महीने के खर्चों तक अपने कभी भी कैरी फॉरवर्ड नहीं किए, उसके लिए ये बहुत बड़ी अमाउंट थी। लेकिन एक वेल ड्रेस्ड मैन ऐसे बोल रहा था कि इतना तो कोई भी एक्सपेंस कर सकता है। The trip to the town took 45 minutes. On reaching town, if she stayed in her seat and paid another 30 paise, she could return home on the same bus। अगर वो अपनी ही सीट पे बैठी रहती है वहां पर पहुंचने के बाद, टाउन पहुंचने के बाद, तो वो उसी सीट पे वापस आ सकती है। This meant that she could take the 1 o'clock afternoon bus, reach the town at around 1:45 and be back by 2:45। इसमें बस का जो 15-20 मिनट्स का होल्ड होता है वो भी उसने कैलकुलेट कर लिया और आफ्टरनून का टाइम उसने चूज किया। देखते हैं क्या हमारे क्वेश्चंस हैं। रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड सिलेक्ट द अप्रोप्रिएट आंसर्स। ओके, हमको एमसीक्यू सॉल्व करना है। फर्स्ट इज वल्ली वुड आस्क क्वेश्चंस व्हेन। कब क्वेश्चंस पूछती थी? जब लोग टाउन के बारे में बात करते थे तब? नहीं। व्हेन पैसेंजर्स रोड द बस? नो। शी हर्ड द कन्वर्सेशन ऑफ बस राइडर्स? यस, तब वो कुछ बातें सुनती थी और फिर अपने डाउट्स क्लियर करती थी। एंड शी मेट द पैसेंजर्स? नो। करेक्ट आंसर इज सी। सेकंड क्वेश्चन है अ फॉर्चून टू वल्ली वॉज मनी 30 पैसे, 50 पैसे, 1 रुपी। तो उसके लिए फॉर्चून क्या है? 30 पैसे है। चलिए देखते हैं हमारी नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट इज ऑल्सो अ पैसेज जिसमें से आपके 1 मार्क के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। इसमें एमसीक्यू के ऑप्शंस नहीं रहेंगे, लेकिन ये पैसेज भी हमने फर्स्ट फ्लाइट में पढ़ा हुआ है। अवर एल्डर्स आर ऑफन हर्ड रेमिनिसिंग नॉस्टैल्जिकली अबाउट दोज गुड ओल्ड पोर्टुगीज डेज। पोर्टुगीज डेज मतलब जब पोर्टुगल के लोग यहाँ पर थे, ब्रिटिश आए थे, फ्रेंच के लोग आए थे, डच आए थे, तो उस तरह से पोर्टुगीज पीपल भी यहाँ पर आए थे। तो तब की बात करें कि हमारे एल्डर्स, ये बेकर फ्रॉम गोवा वाला लेसन है। ओके, अब एल्डर्स आर ऑफन हर्ड, वो काफी बार पुराने दिनों को याद करते हुए दिखाई दिए जाते हैं, सुनाई देते हैं उनकी बातें। द पोर्टुगीज एंड देयर फेमस लव्स ऑफ ब्रेड। लव्स ऑफ ब्रेड मतलब ब्रेड का जो पूरा एक पैकेट होता है, द होल पीस, जिसको एक साथ बेक करते हैं और फिर अलग अलग शेप्स में उसको कट किया जाता है, उसको बोलते हैं एक लोफ। दोज ईटर्स ऑफ लव्स माइट हैव वैनिश्ड बट द मेकर्स आर स्टिल अलाइव। वो लव खाने वाले शायद अब लोगों का ट्रेंड चेंज हो रहा है, लेकिन बनाने वाले आज भी, क्योंकि फैमिली ट्रेडिशन जो है फॉलो होता है। वी स्टिल हैव अमंगस्ट अस द मिक्सर्स, द मोल्डर्स एंड दोज हु बेक लव्स। आज भी हमारे बीच में मिक्सचर, मोल्डर्स और बेकर्स मौजूद हैं। दोज एज ओल्ड टाइम टेस्टेड फर्नेसेस स्टिल एग्जिस्ट। आज भी टाइम टेस्टेड का क्या मतलब है यहाँ पे? फर्नेस मतलब एक ओवन टाइप का एक मशीन जिसमें बेक किया जाता है। तो बोल रहे वो जो भट्टी है टाइम टेस्टेड मतलब कि बहुत सालों से और वो खराब भी नहीं हो रही है। पहले की मशीन्स भी बहुत ज्यादा ड्यूरेबल होती थी।
The fire in the furnace has not yet been extinguished. The thud and the jingle of traditional bakers' bamboo heralding मतलब बताते हुए आती थी कि his arrival, कि वो आ गए। बेकर अब आ गया है मार्केट में ब्रेड सेल करने के लिए। heralding his arrival in the morning can still be heard in some places. आज भी गोवा के कुछ प्लेसेस में सुबह सुबह या दिन के किसी भी टाइम पे थर्ड और जिंगल, बाम्बू की स्टिक को रखते रखते वो उसके बेल्स सुनाई देते हैं कि पता चल जाता है बेकर आया है मार्केट में। देखते हैं क्या क्वेश्चंस हैं। Our first question is, how can you say that bread making is still popular in Goa? कैसे कह सकते हो कि ब्रेड मेकिंग आज भी पॉपुलर है? वहां पर लिखा है मेकर्स आर स्टिल अलाइव, और लोग जो है वो याद कर रहे हैं। Our answer will be, we can say that bread making is still popular in Goa because the local people still have the mixture molders and bakers baking in the time tested furnaces. आज भी ब्रेड बन रही है मतलब आज भी ब्रेड की डिमांड है। Okay, next question. How do we know the love of the elders for loaves of bread? Love of the elders कैसे पता चल रहा है हमको? वो आज भी याद करते हैं। Our next answer will be, we know the love of the elders for loaves of bread as they are often heard reminiscing nostalgically about those good old Portuguese days, the Portuguese people and their famous loaves of bread. Next question is, the sign of the arrival of the baker is, किस तरह से baker आता है? Crash, bang, thud and jingle or all of this? तो correct answer is थर्ड एंड जिंगल, कि थर्ड और जिंगल की वॉइस करके और बेकर जो है वो अपना अनाउंसमेंट करता है कि मैं आ गया हूँ ब्रेड सेल करने के लिए। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज फिल इन द ब्लैंक्स। अब फिल इन द ब्लैंक्स भी आपकी सीन में से आती है, हमारे फर्स्ट फ्लाइट वाली बुक में से आती है, जिसमें आपको पहले 5 ऑप्शन भी दे रखे हैं, आपको सिर्फ सही जगह पे प्लेस करना है। तो इसके लिए तो बेटर रीडिंग ही सही रहेगा। किस्सा गोतामी बिकेम वेरी एंड होपलेस एंड सैट डाउन एट द वे साइड, watching the lights of the city as they flickered up and were extinguished again. इस तरीके से हम जो है हमारा fill in the blanks सॉल्व करेंगे। बिल्कुल कैश 5 मार्क्स जो है हमारे इस क्वेश्चन में आ जाता है। हमने ऑलरेडी लेसन पढ़ा हुआ है, हमको ऑप्शंस मिल गए हैं, और सिर्फ प्रैक्टिस से ये 5 मार्क्स जो है ये आपके एकदम क्लियर हो जाएंगे। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ कि अगर आप 10 GSEB में हैं और अपने बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन अच्छे से करना चाहते हैं तो हमने आपके लिए कोर्स लॉन्च किया है जिसका नाम है वॉरियर बैच। इसमें हम आपको पढ़ाएंगे 2 सब्जेक्ट, मैथ्स और सोशल साइंस। इसमें आपको प्रोवाइड किया जाएगा लाइव लेक्चर्स, उसके साथ साथ रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी, फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्यूशन, रेगुलर टेस्ट कंडक्ट कराए जाएंगे और आप हमको ऐप में मैसेज करके अपने डाउट्स कभी भी क्लियर कर सकते हैं। इसके अलावा गाला पेपर सॉल्यूशन, दोनों ही सब्जेक्ट के गाला पेपर वीडियो सॉल्यूशन मिलेगा और आपको सॉल्यूशन की PDF भी मिल जाएगी। फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर फ्रॉम 2022 टू 2025, इसका भी वीडियो सॉल्यूशन प्लस सॉल्यूशन की PDF भी आपको हमारे ऐप में मिल जाएगी। चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड ऑब्जेक्टिव्स, दोनों ही सब्जेक्ट के IMP क्वेश्चंस चैप्टर वाइज और IMP ऑब्जेक्टिव्स मिलेंगे आपको। देन टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज सॉल्यूशन सोशल साइंस, मैथ्स की जो टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज है उसका तो आपको यूट्यूब पर मिल ही रहा है, लेकिन सोशल साइंस में भी जो टेक्स्ट बुक की एक्सरसाइज है उसका सॉल्यूशन भी आपको ऐप में मिल जाएगा। चैप्टर्स वाइज हैंड रिटन नोट, सोशल साइंस में जो सारे चैप्टर्स हैं उन सबके हैंड रिटन नोट्स की PDF आपको मिल जाएगी। इंट्रोडक्शन प्लस एक्सरसाइज सॉल्यूशन PDF, मैथ्स में आपको जितने भी चैप्टर्स हैं उनका इंट्रोडक्शन और सारे एक्सरसाइज की सॉल्यूशन की PDF, ये सारी चीजें हम हमारे ऐप में प्रोवाइड करेंगे आपको। हमारे ऐप का नाम है UGT, जो प्ले स्टोर पर अवेलेबल है, और अगर आप ऐप स्टोर से डाउनलोड करना चाहते हैं तो इसका नाम है माई इंस्टीट्यूट। तो आज ही हमारे ऐप को डाउनलोड कीजिए और कोर्स परचेज कीजिए। ऑल द बेस्ट। चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें एनी 3 बोला गया है, एनी 3 आउट ऑफ 5 क्वेश्चन आंसर्स। हमको टोटल 11 to 15 5 क्वेश्चंस दिए जाएंगे, 2 मार्क्स ईच के, जिसमें इंट्रोडक्शन और 5 to 6 सेंटेंसेस में हमको हमारा आंसर लिखना है। 5 to 6 सेंटेंसेस में हमको हमारा आंसर लिखना है। ये सारे के सारे क्वेश्चंस आपकी फर्स्ट फ्लाइट की बुक में से होते हैं। सेक्शन A में मोस्टली सारे क्वेश्चंस जो है वो चैप्टर के रहते हैं। सेक्शन B में पोएम वाला पार्ट आता है, लेकिन कभी कभी कोई क्वेश्चंस इंटरचेंज हो जाते हैं। आना तो दोनों ही सेक्शंस में, कभी जैसे ये वाला क्वेश्चन ही आप देखें अगर, तो ये पोएम का क्वेश्चन है। हालांकि सेक्शन A में प्रोज का क्वेश्चन आता है, बट समटाइम्स टाइपिंग मिस्टेक हो सकती है। वी हैव टू अटेंड एवरीथिंग। सो हमारा क्वेश्चन है, व्हाट इज अ हेमलक ट्री? व्हाई डज नॉट द पोएट राइट अबाउट अ मोर ब्यूटीफुल ट्री सच एज अ मेपल और एन ओक और अ पाइन? हमारा डस्ट ऑफ स्नो जो पोएम है उसमें से ये
पार्ट लिया गया है, ये क्वेश्चन लिया गया है। रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने ह्यूमन इमोशंस को नेचर के साथ बहुत अच्छी तरीके से कंपेयर किया है, कंट्रास्ट किया है। तो वो बोल रहे हैं पोयम में कि हमारे जो मिथ रहते हैं, ओल्ड एज बिलीफ्स रहते हैं कि क्रो है या फिर उल्टा रखा हुआ कोई शू है, रात में कटने वाले नेल्स हैं, कि जिनको हम नेगेटिव मानते हैं, या उससे कोई दूसरा एक्शन हम मान के रखते हैं कि ये करेंगे तो वो चीज़ भी हो जाएगी, वो बिलीफ्स कभी-कभी गलत प्रूफ हो जाते हैं। पोयम में ऐसा दिखाया है कि हेमलक ट्री और क्रो जिसको नेगेटिव माना जाता है, उसकी वजह से पोएट का एक बार मूड अच्छा हो जाता है। A famous poet, Robert Frost, has made a contrast between nature and human emotions in his poem Dust of Snow, which moralizes that even an insignificant का मतलब होता है unimportant एक्टिविटी जैसे फॉलिंग ऑफ स्नो, इस पोएम में फॉलिंग ऑफ स्नो ये कोई बहुत इंपॉर्टेंट चीज नहीं है, स्नोफॉल हो रहा है तो किसी ना किसी पे तो गिरना है। वहां पे उस टाइम पे स्नो भरी पड़ी थी, स्नोफॉल नहीं हो रहा था लाइव, और उसमें एक क्रो की छोटी सी मूवमेंट की वजह से छोटा सा स्नो का पार्टिकल पोएट पे आके गिरा, और जब उन्होंने देखा तो इतना नेगेटिव इलोमेंट हेमलक ट्री उनको पॉजिटिव ब्यूटीफुल दिखाई दे रहा था। कैन लीव अ पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन समवन्स इमोशन, कि एक नेगेटिव चीज भी या जिसको बेवजह सिर्फ अपनी मेंटालिटी की वजह से लोग कोसते रहते हैं, वो इतनी प्यारी दिख सकती है। अब हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज अ हेमलक ट्री। तो व्हाट इज अ हेमलक ट्री, हमको उसका मीनिंग बताना है। हेमलक ट्री इज अ कॉनिफेरस ट्री। कॉनिफेरस एक टाइप का, एक कैटेगरी का ट्री होता है। रिजेंबलिंग मतलब शोइंग द स्मेल ऑफ पॉइजन। हेमलक ऐसा एक ट्री है जिसमें से पॉइजन जैसी स्मेल आती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पोएट ने एक ब्यूटीफुल ट्री क्यों नहीं लिया। इस पोएम में वो अगर ब्यूटी ही बताना चाहते तो कोई ब्यूटीफुल ट्री लेते तो पोएम और अच्छी लगती, लेकिन पोएट इस पोएम में बताना चाहते कि हेमलक जिसको लोग बुरा मानते हैं वो किसी का भला कर सकता है। Unknowingly, the poet uses a hemlock tree in his poem as it depicts poison and toxicity. Toxicity भी मतलब जहरीलापन। The tree symbolizes the poet's depressive mood. Poet का depressive mood, poet already बड़े दुखी थे, which an already beautiful tree like an maple or an oak or a pine could not justify. Already उनका मूड खराब था तो beautiful tree देख के वैसे ही अच्छा हो जाना था। उन्हें इस पोएम में ये बताना था कि कैसे नेगेटिव चीजें भी हमारा कैसे करके मूड ठीक कर सकती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ कैन यू से दैट कूर्ग होल्ड्स अ स्पेशल प्लेस इन आर्म्ड फोर्सेस। आर्म्ड फोर्सेस मतलब सिक्योरिटी और मिलिट्री टाइप की सेक्टर्स में कूर्ग का स्पेशल प्लेस कैसे है। तो कूर्ग हमारा 5th चैप्टर पार्ट 2 है। इस चैप्टर में कूर्ग को दूसरा नाम भी दिया है कि लोग वहां पे कोडागू बोला जाता है कूर्ग को। कूर्ग इज अ ज्योग्राफिकल स्टोरी ऑफ द स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका। द स्टोरी कंप्राइजेस ऑफ इट्स कॉफी प्लांटेशंस, टूरिस्ट अट्रैक्शंस एंड वाइल्ड लाइफ डाइवर्सिटी। ये हमारा हो गया इंट्रोडक्शन। अब क्वेश्चन में हमको पूछा गया है कि ऐसा क्या है कि मिलिट्री एरिया में, मिलिट्री सेक्टर में कूर्ग की एक स्पेशल रेपुटेशन है। कूर्ग होल्ड्स अ स्पेशल प्लेस इन आर्म्ड फोर्सेस एज द कोडावूस। कोडावूस का मतलब है कुर्गी पीपल। कूर्ग के जो लोग होते हैं उनको कोडावू बोला जाता है और कूर्ग को कोडावू बोला जाता है। के as the Kodavus are the only Indians who are permitted to carry firearms without permissions, without any license, जिनको परमिशन दी गई है। आज भी इंडिया में 2025-26 चल रहा है, आज भी इंडिया में फायर आर्म्स कैरी कर सकते हैं बिना लाइसेंस के। ओनली कोडावू पीपल, only Kodavu people. The people of Coorg are connected with numerous stories or facts of valor. Valor मतलब साहस, उनकी कैपेसिटी एंड करेज। द Coorg regiment is one of the most decorated regiments in the Indian Army. और इसीलिए उनके इतने साहसी काम, इतनी वीरता की वजह से ही उनका जो है इंडियन आर्मी में एक अलग से प्लेस है। चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। Anne thought paper has more patience than people. Justify. अब ये क्वेश्चन हमारा लेसन नंबर 4 में से लिया है, फ्रॉम द डायरी ऑफ एने फ्रैंक। लेसन का नाम है जो एने फ्रैंक ने खुद की एक ऑटोबायोग्राफी लिखी थी, द डायरी ऑफ ए यंग गर्ल। मतलब वो पब्लिश कराने के लिए नहीं लिखी थी, बट सम रीजंस बुक में मेंशन्ड है कि उसके फादर को वो डायरी मिली थी और फिर उन्होंने पब्लिश करवा दी थी। उसमें उसने काफी सारी बातें लिखी और आपकी बुक में एक छोटा सा पार्ट दिया है उसकी डायरी का कि उसको स्कूल में पनिश करते थे बहुत बोलने की वजह से। She concluded that a young student need to be talkative to stay mentally fit. इसमें वो ये चीज जस्टिफाई करती है और वो अपनी डायरी में लिखती है कि पेपर हैज मोर पेशेंस देन पीपल। क्यों लिखती है?
वो सोचती है बिकॉज नोट्स डू नॉट जज हर अबाउट स्पीकिंग टू मच, बहुत ज़्यादा बोलने के लिए वो उसको जज नहीं करते हैं, रोकते नहीं हैं, स्टॉप नहीं करते हैं। एंड अबाउट मेंशनिंग अनइम्पॉर्टेंट सिली थिंग्स, दोस्त होते हैं वो सिली बातें करने पे बोर हो जाते हैं या फिर रोक देते हैं, टोक देते हैं। बुक्स ऐसा नहीं करती। शी बिलीव्ड शी कुड कन्फाइड, कन्फाइड मतलब हैव कॉन्फिडेंस, कि वो डायरी में ज़्यादा कॉन्फिडेंस रख पाएगी, ज़्यादा ओपन अप होके, ज़्यादा कंफर्टेबल होकर के अपनी बातें शेयर कर पाएगी दैन विथ एनी फ्रेंड टू शेयर हर सीक्रेट्स विथ। I hope this is understood. Our next question is question number 14. How did the hailstorm affect Lencho's field? First lesson related to God. Hailstorm की वजह से लेंचो की फील्ड पे क्या असर हुआ? What was लेंचो's only hope? और लेंचो की फिर क्या होप बच गई थी? पहले तो उसको ये उम्मीद थी कि अच्छी फसल होगी, काफी अच्छा इनकम होने वाला है इस बार। इंट्रोडक्शन में लिखेंगे अ लेटर टू गॉड इज एन आयरॉनिकल स्टोरी रिटन बाय G.L. फ्यूएंस depicting firm faith of a farmer in God, which creates a consequence that he blames the human people without trying to know the truth. जिसका consequence ये निकलता है कि वो बिना सच जाने उन्हीं लोगों को blame कर देता है जो actual में उसकी मदद कर रहे होते हैं। The hailstones affected Lencho's field by destroying the flowers on his ripe corn fields. कोई भी क्रॉप, कोई भी वेजिटेबल या फ्रूट क्रॉप होने से पहले उस पे फ्लावर्स आते हैं और फिर वहीं से वो क्रॉप ग्रो होती है। तो जब फ्लावर्स आ चुके थे और क्रॉप होने के लिए एक रेन की ज़रूरत थी, तो वो रेन के साथ हेलस्टॉर्म्स आने की वजह से वो फ्लावर्स, अच्छे फ्लावर्स सब डिस्ट्रॉय हो गए। अब फ्लावर्स डिस्ट्रॉय हो गए तो वहां से क्रॉप नहीं आएगी। ही वेटेड फॉर द रेन सिंस मॉर्निंग बट गॉट सैड व्हेन द हेल्स फॉलोड द रेन। वो खुश हुआ लेकिन फिर वो दुखी क्यों हुआ? क्योंकि रेन पीछे पीछे हेलस्टोन्स भी लाती गई। His field appeared white as if covered in salt. As if covered in salt मतलब जैसे खाने में नमक चाहिए होता है, थोड़ा रेन, थोड़ा हेल्स चाहिए था, लेकिन ज्यादा नमक खाना खाने लायक ही नहीं रहता। सिमिलरली उसकी फील्ड जो थी वो बिल्कुल हार्वेस्ट के लायक नहीं बची थी, कुछ भी नहीं बचा था। लेंचोस ओनली होप वाज रिमेन्ड इन गॉड। हमको पूछा है व्हाट वाज हिज ओनली होप, सो ही रोट अ लेटर टू गॉड एंड lend him 100 pesos so that he can grow another lot of crop. एक और बार राउंड चलाने के लिए उसने 100 pesos मांगने की कोशिश करी भगवान से लेटर में। लास्ट क्वेश्चन इज हाउ इज मिच ट्रांसपोर्टेड टू इंग्लैंड? हु इज मिच? मिचबिल, मिचबिल द ऑटर। कौन सा लेसन है? 6th लेसन है, गिव इन मैक्सवेल वाला लेसन है। हम लिखेंगे मिच मैक्सवेल्स ऑटर वाज टू बी ट्रांसपोर्टेड टू इंग्लैंड बाय एयरवेज। कैसे उसको ट्रांसपोर्ट करना था? एयरवेज से करना था। ब्रिटिश एयरलाइंस डिड नॉट अलाउ पेट एनिमल्स इन दी फ्लाइट, सो द नरेटर हैड टू बुक 2 फ्लाइट्स टू ट्रांसपोर्ट हिम। उनको एक फ्लाइट में ब्रिटिश एयरलाइंस ने मना कर दिया कि हम नहीं ले जा सकते, ब्रिटिश एयरलाइंस में रूल्स होते हैं, पेट एनिमल्स नहीं ले जा सकते। तो फिर उनको दूसरे एयरलाइंस की 2 अलग-अलग टिकट करनी पड़ी। ही पुट हिम इन अ बॉक्स ऑन अ फ्लाइट फ्रॉम इराक टू पेरिस एंड देन पेरिस टू लंदन। उनने इराक टू पेरिस और फिर पेरिस टू लंदन, ऐसे 2 फ्लाइट्स जो ब्रिटिश एयरलाइंस की नहीं थी बुक करी और मिचबिल को इंग्लैंड ट्रांसपोर्ट किया। इसी के साथ हमारा सेक्शन ए जो है वो फिनिश होता है। 15 से 20 मिनट लगेगी आपको एक सेक्शन करने में। सेक्शन ए तो सबसे ज़्यादा इजी और सबसे शॉर्ट रहता है सॉल्व करने के लिए, सारे ऑप्शंस गिवन होते हैं, आंसर्स तो आप पूरा साल ये चैप्टर पढ़ चुके हैं। इट विल बी वेरी इजी फॉर यू। ऑल द वेरी बेस्ट।